बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान जो है और दीगर बहुत सारे मुल्क अब फंस गए इस मामले में कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन इसराइल ने उस अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल मेरे पास वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, और ये दुनिया भर के अखबार में, मीडिया में छप चुकी है कि इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी इस वक्त जारी है और इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने इसका हुक्म दिया है और 46 बच्चों समेत 100 से जायद फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। ये नाजरीन खिलाफ वर्जी की गई है उस अमन मुआहदे की जिस पर पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए, जिस पर दीगर मुसलमान ममालिक ने भी दस्तखत किए। वज़ीर आज़म को नजर आए पाकिस्तान की तारीख में कभी इस लो लेवल पे कोई वज़ीर आज़म नहीं गिरा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मशहूर हुए पूरी दुनिया में शू शाइन बॉय के तौर पे, और दुनिया ने उनको ये नाम दिया कि जूते पॉलिश करने वाला लड़का। तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब वहां तो बड़े ताशे बजाए थे, लेकिन अब कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। कम अज कम 104 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बड़े बड़े हुक्मरानों को वो बात समझ नहीं आई जो बात एक जर्नलिस्ट को समझ आ गई। देखिए, एक चीज और है, ये अपना इन्होंने मफाद देखा वक्ती तौर पे, छोटा मोटा फायदा। डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करना पाकिस्तानी सियासतदानों की और एस्टेब्लिशमेंट की ये एक बहुत बड़ी गलती बनेगा। वजह क्या है, ये इनसे एक बहुत बड़ी, पंजाबी में कहते हैं, खच बच गई है। हुआ ये कि इन्होंने तो वक्ती फायदा लेने के लिए, ट्रंप को राजी रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए उन्हें नामजद कर दिया। लेकिन अब ट्रंप जो जो करेगा, जब जब करेगा, और जब जब कोई चीज उसकी सामने आएगी, और वो आती रहती है, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, फौज बहुत बड़ी है, तो छोटे मोटे पंगे तो वो करता ही रहता है। तो वो जब जब जो जो करेगा उसका रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ पे आएगा कि जनाब हुकूमत ने तो कोई इकदाम नहीं उठाए। अब गजा में पाकिस्तानी फौज को भेजने का जो मामला है, देखिए एक चीज और इनके गले पड़ी हुई है, इनको ये असेसमेंट ही नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या रिजीम है, ये इस बात की असेसमेंट कर ही नहीं पाए। इनको अंदाजा ही नहीं था कि अगर ये जंगबंदी करवा भी देंगे तो नेतन्याहू और इसराइल जो है वो अपनी ताकत और अपने फैसले खुद करता है। उसे लगता है वो बहुत ताकतवर है, वो अपने फैसले खुद करेगा, तो जब दिल करेगा वो मुआहदा तोड़ देंगे। तो इनके दिमाग में ये बात पहले नहीं थी, ये धोखा खा गए। इन्हें लगा जी जंगबंदी ट्रंप ने करा दी, ट्रंप ने जो करवा दिया वो हो गई जंगबंदी, अब कोई बंदा नहीं मरेगा। वहां 100 शहीद कर दिए उन्होंने, 100 से ज्यादा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब ये अपनी फौजें वहां पे भिजवा देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसराइल उस वक्त कोई अटैक नहीं करेगा या फलस्तीनियों को निशाना बनाना बंद कर देगा। अब यहां एक और चंद सवालात है जो सवालात उठाए हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, और ये भी बड़े अहम सवाल है। उन्होंने कहा जी आज नहीं तो कल गजा में मुजामती तहरीक शुरू होनी ही है, तो क्या हमारी अफवाज फिर गजा के लोगों के मद्दे मुकाबल खड़ी होंगी? सवाल है, क्योंकि देखें जब आप किसी को गुलामी में रखते हैं या कैद में रखते हैं तो वो मजामत तो करता है। इंडिया की लगभग 10 लाख फौज है मकबूजा कश्मीर में, आज तक मुजामत खत्म नहीं हुई। लोग मुजामत करते हैं, बहुत बड़ी फौज के सामने भी मुजामत करते हैं। तो ये अगर 1 लाख फौज भी चली जाती है गाजा में, सारे मुल्कों की मिला के 1 लाख बंदा भी वहां अगर पहुंचा दिया जाए, अव्वल तो इतना हो नहीं सकता, लेकिन अगर पहुंच भी जाए तो क्या फलस्तीनियों की मुजामत खत्म हो जाएगी? ये तो खत्म नहीं होगी। ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जी क्या हमारी फौज फिर गजा के लोगों के मद्दे मुकाबल खड़ी होंगी? नंबर 2, क्या हमास गैर मुसल्लह होगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, अगर हमास गैर मुसल्लह होने पर मान भी जाती है लेकिन उनके कुछ धड़े इनकार कर देते हैं, तो क्या फिर हम उनसे लड़ेंगे? आम सवाल है। क्या बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इसराइली नस्ल कुछ फौज के साथ कोई इश्तराक और वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जा सकती है? देखिए, इसमें पाकिस्तानी फौजियों को तो वो नहीं डालेंगे मेरे ख्याल में। ये वाला जो सवाल है, एक बात तो ठीक है कि जब आप बफर जोन बनाएंगे, बीच में एक फौज खड़ी होगी, तो इसराइल के साथ तो उनके ताल्लुकात फौज के होंगे, उनके साथ उनको गुफ्तशनीद करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस काम के लिए वो अपने बंदे रखेंगे। ये जो हमारे फौजी जाएंगे ये बतौर एक छोटे दर्जे की फौज के काम करेंगे। जो मेन लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जैसा कि अमेरिकन फौजी हैं, वो वहां पे आ गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला कर लेती है उसको सवाल जवाब की तो फिर गुंजाइश ही नहीं है। नादरीन, एक एक करके जितने भी आपके सीनियर सहाफी हैं ना पाकिस्तान में, वो सारे इस फार्मूले को रद्द कर रहे हैं। मलिया लोधी साहिबा उन्होंने भी कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उर्दन ने भी इनकार किया। इसके अंदर पाकिस्तान को अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और अपनी फौज को गजा में नहीं भेजना चाहिए। और ये जो सआदत वाला चूरन बेचा जा रहा है ना, तो अमरीकी सआदत तो आपको हासिल हो सकती है, इसके अंदर कोई आपको मस्जिद अक्सा में तो भेज नहीं रहे।
चल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं, और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त पीएमएलएन में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज पीएमएलएन की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज पीएमएलएन की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब है। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह पीएमएलएन के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नाजरीन अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का इंदिया भी दिया है, बैरिस्टर अकील ने यह बात की है। ये हुकूमती रुकन है, इस वक्त हुकूमत के बहुत करीबी हैं, और इन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि हम एक इमरजेंसी में लगानी पड़ जाए। बल्कि कुछ लोग आफ्ताब शेरपाव का नाम भी दे रहे हैं कि आफ्ताब शेरपाव को शायद बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर, कुंडी को हटा के, और वो जो आफ्ताब शेरपाव है उससे फिर अपनी मर्जी का काम ले लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं शेरपाव वालों के। तो ये भी अब कहानियां आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए ऑपरेशन की सूरत तो बनाई जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो धमकी लगाई है अफगानिस्तान के साथ, जो उन्होंने अब जबान इस्तेमाल की है वज़ीर दिफा ने, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क का वज़ीर दिफा जब बोलता है तो बड़ा मोहतात बोलता है। छोटे छोटे मुल्कों के वज़ीर दिफा भी एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह बात की है उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही। वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तालिबान के ऊपर रगड़ा दिया, और साथ उन्होंने ये कहा कि अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधड़ी बतदरीज मौजूद है। तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर जहां वो दुम दबाकर भागे थे, दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। इस तरह की जुबान एक वज़ीर दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो फायर फाइटिंग नहीं होगी, इससे तो जो है फ्यूलिंग होगी, आग मजीद भड़केगी। तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबत हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक तनाज़े में धकेल रही है। अपनी कमजोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत को बखूबी जानने के बावजूद वो तिबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफगान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो दोबारा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम को तबाह करने पर मसर हैं तो फिर जो भी होना है वो हो जाए। फिर वो ये कहते हैं कि जहां तक ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स के बयानिए का ताल्लुक है कि अफगानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है, पाकिस्तान इसको अंपायर नहीं कहता, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है कि उन्होंने यहां पे आके जंगें खेली है। तो फिर इन्होंने खबरदार किया कि जो काम कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है उन्होंने। दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां सिर्फ दिखावा है, तालिबान रजीम अगर लड़ने की कोशिश करेगी तो। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी खुदकुश धमाका या हमला होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं। और ये बात अफगानिस्तान को भी समझनी पड़ेगी। अफगानिस्तान भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो पाकिस्तान के 1 इंच के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकता। बदअमनी जरूर पैदा हो सकती है दोनों तरफ, हालात खराब जरूर हो सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन दोनों तरफ ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के मुल्कों को फतह कर दें और हमेशा के लिए कब्जा कर लें। ना पाकिस्तानी ये तस्लीम करेंगे, ना अफगानी ये तस्लीम करेंगे। लिहाजा अकल की बात वही है कि बैठें और बैठकर मामला तय करें। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट मैंने पढ़ी है, मुझे लगता तो नहीं है कि उन्होंने ये लिखी होगी, क्योंकि इस तरह की ट्वीटें कहीं और से लिख के आती हैं, लेकिन फिलहाल ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट से चली है तो चले मान लेते हैं। नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब ने इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ किया, और वो ये कह रहे हैं कि ये ट्विटर केस क्या है, इसमें अदालत से क्या अहकामात मांगे जा रहे हैं। हर पॉइंट के पीछे एक पूरी मुनज़्ज़म कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब के पैगामात का सिलसिला बंद किया जाए। इसमें शरीक मावन और फैलाने वाले सोशल मीडिया के गिर्द शिकंजा कसा जाए।
इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तजा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान के जरिए दायर किया है और अदालत से दरखास्त की है। वो जो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बड़े तरीके से इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है और सेम टाइम में यह भी कोशिश की गई कि लंबा ले जाए इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की समाअत को, ताकि जितना हो सके मैक्सिमम इमरान खान साहब को खामोश करवाया जा सके। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि तहरीक लब्बैक के सानिया मुईद के बाद मरियम नवाज की सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज हैं और सिक्योरिटी के लिए पंजाब के कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी भी, मरियम नवाज की भी, दीगर कुछ और लोगों की भी, जितनी सिक्योरिटी थी सबकी स्क्रूटनी की गई है, स्क्रीनिंग की गई है और ये इंश्योर किया गया है कि सलमान तासीर के साथ जो वाकया हुआ उस तरह का कोई वाकया दोबारा ना हो। मरियम नवाज ने सरकारी मौलवियों से मुलाकात भी की है, बहुत सारे उलमा इकराम जाके वहाँ बैठे थे, उनके साथ बातचीत की है। दबे लफ्ज़ों में तहरीक लब्बैक के बारे में उन्होंने कुछ गिले शिकवों का भी इजहार किया, लेकिन जो कत्लेआम है वो कहीं पे डिस्कस नहीं हुआ। किसी मौलवी की जरूरत नहीं हुई कि वो वहाँ पे खुल के बात करता कि जनाब वो जो कत्लेआम हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। मुफ्ती मुनीब वाज देयर, लेकिन मुफ्ती मुनीब आपको पता है कि वो हमेशा एक सहूलतकार के तौर पे अपने आप को ताकतवर लोगों की खिदमत के लिए पेश करते